नमस्कार साथियों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। अब तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी 2 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं। प्रश्नमाला की तीसरी कड़ी में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो प्रश्न आए हुए हैं, या जिन प्रश्नों को मैं महत्वपूर्ण समझ रहा हूं। ऐसा इसलिए है कि विगत वर्षों के जितने भी पेपर्स हैं उनको मैंने बारीकी से अध्ययन किया हुआ है, उनकी प्रकृति क्या है, उनमें बदलाव कैसे हो रहे हैं और कैसे शुरुआत की जाए। प्रश्नमाला जो हमने बनाया है उसकी शुरुआत कैसे की जाए, यानी एक के बाद स्टेप बाय स्टेप, जब पहला प्रैक्टिस सेट हल होगा उसके बाद दूसरा, कैसे कैसे आप उस लय में आएंगे, इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैंने ये तीसरा जो है प्रश्नमाला की कड़ी लेकर आया हुआ हूं। आप लोगों का जो अब तक रिस्पांस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और आगे भी आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। तो आज की क्लास में विलंब न करते हुए शुरू कर रहा हूं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो आप लोग बताइए। और एक बात का और आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं सारे प्रश्नों को 1 घंटे में व्याख्यायित नहीं कर सकता हूं। 60 प्रश्न का एक पूरा वो रहता है, इसमें जो चीजें महत्वपूर्ण होंगी मैं उसको जरूर टच करता चलूंगा। अब जैसे ये प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो फटाफट बताइए। तो आप लोगों को पता है मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मारवाड़ी जो है राजस्थानी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, कौरवी का मतलब होता है खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रजभाषा। ये जो 5 बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी के हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। बिहारी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाखान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि किसे माना है? तो प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है। ध्यान रहे दोस्तों, यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। अगर सामान्य रूप से पूछा जाए कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कौन है, तो वहां पे आपका प्रश्न होगा मुल्ला दाऊद। यह सर्वमान्य मत है। लेकिन अगर किसी का नाम देकर पूछा जाए, इसके लिए आप लोगों के लिए एक शानदार ट्रिक मैं दे रहा हूं, देखिए। रामचंद्र कुतुबन भय। रामचंद्र कुतुबन भय, राम कुमार भय मुल्ला। राम कुमार भय मुल्ला। हजारी ईश्वर दास भय। हजारी ईश्वर दास भय। मोती नगेंद्र असाई तुलना। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और आपको ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे। यहाँ पे सॉल्व तो मैं करा रहा हूं, लेकिन कुछ प्रश्नों के इतनी बेहतरीन ट्रिक बनाऊंगा कि जिसका वहीं पे आपको समस्या समाधान हो जाएगी। रामचंद्र कुतुबन भय, राम कुमार भय मुल्ला, हजारी ईश्वर दास भय। हजारी ईश्वर दास भय, मोती नगेंद्र असायतुल्ला। यानी रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को
सूफी प्रेमाख्यान का पहला कवि माना है। राम कुमार ने मुल्ला दाऊद को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वर दास को माना है। मोतीलाल मुनारिया और डॉक्टर नगेंद्र ने असाइद को माना हुआ है। और अगर सर्वमान्य मत की बात की जाए, सर्वमान्य मत, तो वो है मुल्ला दाऊद। तो आप लोग इस ट्रिक्स को एकदम ध्यान से और बढ़िया से इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, शंकर शेष का नाटक नहीं है, बताइए आप लोग। तो शंकर शेष का नाटक कोर्ट मार्शल नहीं है। एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, घरौंदा, ये तीनों शंकर शेष के नाटक है। कोर्ट मार्शल जो है वह स्वदेश दीपक का नाटक है। किसका है? स्वदेश दीपक का है और यह कई बार पूछा जा चुका है। स्वदेश दीपक का नाटक है और सांप्रदायिकता और जातिवाद पर यह आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है, तमस का विलोम क्या होगा? तमस का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए, तमस का विलोम क्या होगा? तमस का विलोम क्या होगा? तमस का विलोम होगा ज्योतिर्मय। क्या होगा? ज्योतिर्मय। और अंधकार का विलोम प्रकाश होगा। प्रकाश का विलोम अंधकारमय होगा। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होगा। आगे देखते हैं। प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं है। प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं है। तो प्रेमचंद के जीवनीकार कौन नहीं है? तो इसमें हंसराज गहबर जो हैं ये प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं होंगे। अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। शिवरानी देवी ने लिखा प्रेमचंद घर में। और मदन गोपाल ने लिखा कलम का मजदूर। क्या लिखा? कलम का मजदूर। और यह जो है एलटी ग्रेड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। शिवरानी देवी ने लिखा प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद्र घर में। ध्यान रहे, प्रेमचंद होता है, द्र कभी नहीं होगा। और अमृत राय ने लिखा कलम का सिपाही। ये तीनों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं क्योंकि ये विगत परीक्षा में पूछा जा चुका है। कलम का मजदूर एलटी ग्रेड में, और ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही और शिवरानी देवी ने लिखा प्रेमचंद घर में। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। और महाभारत की कथा इसमें नए तरीके से वर्णित की गई है। कोणार्क, शारदीया, पहला राजा, ये तीनों नाटक किसके हैं? जगदीश चंद्र माथुर का। यह भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि पहला राजा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के जीवन से संबंधित है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसीलिए वीर काल पूछा जाएगा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा। और यहीं पे अगर कहा जाए कि वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा सिद्धियों चारण काल हो, संधियों चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। राहुल कांकित्या ने सिद्ध सामंत काल कहा। मिश्र बंधु आरंभिक काल, आरंभिक काल। ध्यान रहे, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था। और प्रारंभिक काल किसने कहा? प्रारंभिक काल कहा गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा।
आगे देखते हैं। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा था? कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? तो कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा था पंच मेल खिचड़ी। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर कहते थे। क्या कहते थे उनको? वाणी का डिक्टेटर। यानी भाषा को डिक्टेटर मतलब होता है अधिकार जमाए रखने वाला। वाणी को जैसे चाहते थे वैसे उसको तोड़ मरोड़ सकते थे। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है। तो इसमें होगा आखिरी कलाम। क्या होगा? आखिरी कलाम। आधा गांव, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा। झूठा सच, यशपाल। ये दोनों जो है भारत विभाजन पर आधारित हैं। सूखा बरगद भी मंजूर शाम, ये भी भारत विभाजन पर आधारित है। खास तौर से 1971 में जब पाकिस्तान का बंटवारा होता है उसका विशेष रूप से इसमें चित्रण है। यह भी महत्वपूर्ण बात इसमें थी। और आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का है। किसका है? दूधनाथ सिंह का है। दूधनाथ सिंह का है। आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का है। और बाबरी मस्जिद को गिराए जाने से संबंधित घटना का वर्णन इसमें है। तो ये चीजें आप लोगों को इसलिए बताई जा रही हैं कि एक प्रश्न के साथ चार चार प्रश्न आपके क्लियर भी हो रहे हैं। और एक साथ क्लियर होने से वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। और सारी चीजें आपकी देखी हुई हैं, इसको आपने पहले से पढ़ रखा है, क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल इनको हमें याद रखने की जरूरत है। और याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो नई कहानी आंदोलन के साथ कहानीकार नहीं है तो वो है ज्ञान रंजन। यानी कमलेश्वर मोहन राकेश और राजेंद्र यादव ये प्रमुख कहानीकार हैं नई कहानी आंदोलन के। एक तरीके से तीनों प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं। ज्ञान रंजन की एक पत्रिका है पहल पत्रिका। पहल पहल पत्रिका का एक पूरे भारत में मानक है हिंदी साहित्य को लेकर के। और यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है यूजीसी में, तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि पहल पत्रिका के संपादक, या फिर मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो ज्ञान रंजन। विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? सप्तक से एक प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं सप्तक के एक प्रश्न बार बार करवा रहा हूं अलग अलग राइटर से। और अलग अलग वीडियो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको महत्वपूर्ण ट्रिक्स मिलती जाएगी। आज आपको एक ट्रिक्स मिली, किसी दिन आपको तार सप्तक की भी ट्रिक्स दी जाएगी। तो आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? तो अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म दंडी ने माना है। किसने माना है? दंडी ने माना है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो सुजान कुमार किसका है? सुजान कुमार जो है वो चित्रावली का है। किसका है? चित्रावली का है। मधुमालती, मधुमालती और मनोहर, इसका नायक कौन है? मधुमालती और मनोहर इसका नायक है। यह मंझन की रचना है। इंद्रावती में कौन है? इसमें राजकुमार है। राजकुंवर थोड़ा इसका नायक है राजकुंवर।
और हंस जवाहिर प्रेमाख्यान काव्य की ऐसी रचना है जिसमें कि एक ही रचना में आप नायक और नायिका दोनों को देख लेते हैं, हंस और जवाहर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं पूछा जा रहा है और यहां अप्रामाणिक है, यानी दो बातें, अगर दो दो बातें नकारात्मक आपको एक साथ मिलती हैं तो आप उसको सकारात्मक मान लेंगे। यानी अगर अ और नहीं दिया हुआ है, यानी ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है हाँ। क्या कह रहा है, हाँ की बात, यानी ये प्रमाणिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रमाणिक की बात कर रहा है कि सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ कौन माना जाएगा। अब इसके अनुसार तो अगर प्रमाणिक कहा जाए तो वो है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। और आज आप लोगों को एक शानदार ट्रिक्स भी दे रहा हूं, इसके लिए लिख लीजिए आप लोग, श्याम मोहे मिस करो, श्याम मोहे मिस करो। देखिए यहां कोचिंग के संचालक शिवचंद जब बैठे हुए हंस रहे हैं, तो श्याम मोहे मिस करो अगर प्रमाणिक की बात की जाए, प्रामाणिक की बात की जाए तो आपको यही ट्रिक्स याद रखनी है। अप्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक, इन ट्रिक्स को मैं अगली बार जब प्रश्न पूछूंगा तब आपको दूंगा। अब इसको मैं समझा दे रहा हूं। श्याम से श्याम सुंदर दास, मोहे से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, यहां आपको मिल गए। मिश्र बंधु, करो से कर्नल टाड, मिश्र बंधु मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम मोहे मिस करो। अब यह आप याद रखेंगे और अगर एक आध ट्रिक्स भी आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र से मिश्र बंधु और करो से कर्नल टाट, इन चारों ने सर्वथा प्रामाणिक माना था। बाकी रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और बूलर देवीदत्त, ये लोग क्या मानते थे, सर्वथा अप्रामाणिक मानते थे। आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग 9वां सर्ग है। कौन सा है, 9वां। इसमें उर्मिला का वियोग वर्णन है। उर्मिला का क्या है, उर्मिला का वियोग वर्णन है। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 12। रचना किसकी है, रचना है मैथिली शरण गुप्त। महाकाव्य, महाकाव्य महाकाव्य 12 सर्ग हैं। 9वां सर्ग जो है सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। क्यों मार्मिक है, क्योंकि इसमें उर्मिला कौन है, उर्मिला है लक्ष्मण की पत्नी। हुआ ये कि उर्मिला जो है हमारे साहित्य इतिहास में हमेशा से उपेक्षित रही हैं, इसीलिए इनको जो है सम्मान दिलाने के लिए इस महाकाव्य का प्रणयन किया गया। तो इसमें यह महाकाव्य है, यह भी महत्वपूर्ण है, मैथिली शरण गुप्त का है। 12 सर्ग हैं और 9वां सर्ग सबसे मार्मिक है। यह प्रश्न टीजीटी में आया हुआ है कि सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग 9वां सर्ग है। यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है, तो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को हल करवाया जाएगा प्रश्न, और यह 3 भाग में है। कितने भाग में है, 3 भाग में है। 1951, 1952, 1955, बिल्कुल सन भी पूछा जाता रहा है। और मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि, वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रवाह किसका है, तो मेरा जीवन प्रवाह आपसे पूछा जाए तो वियोगी हरि का है। नीड़ का निर्माण फिर, इनको यही समाप्त करते हैं। ये हैं हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय
बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में बटी हुई है। नीड़ का निर्माण है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आगे एक बचे हैं मेरी जीवन यात्रा, ये है राहुल फांकीत्यायन। बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे ये, सांकृत्यायन, इसीलिए। और एक महिला कथाकार भी हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, उनका भी है मेरी जीवन यात्रा। तो ये है जानकी देवी बजाज। चलिए इनको भी लिख देते हैं, जानकी देवी बजाज। ध्यान रहे, जानकी देवी बजाज पहली महिला आत्मकथा लेखिका है और इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का है, सिंहावलोकन 3 भाग में मैंने बता दिया यशपाल का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल बारीकी से आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आप लोग जरूर ध्यान देंगे, सारे ऑप्शंस पे बिल्कुल एक एक रुक करके आपको ध्यान देना होगा। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, काफी लोगों को पानी भी आ गया होगा मुंह में। काला वाला रसगुल्ला मुझे भी बहुत ज्यादा प्रिय है, तो रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, एक गुलाब की माला खरीद लेना, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। अब चलते हैं एक एक की व्याख्या देखते हैं। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वादिष्ट है और वाक्य भी सही है। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, ध्यान दीजिए मित्रों, अहल्या ही सही होता है, अहिल्या गलत होता है, अहिल्या ये गलत है, अहल्या बिल्कुल सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि एक गुलाब की माला बनेगी ही नहीं, गुलाब की एक माला होनी चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। गुलाब की एक माला खरीद लेना ये होना चाहिए था, और इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, तो ठीक है हम लोग बोलते हैं इस कार्य में विलंब हो गई, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये विशेष तौर पे इस ऐसे प्रश्नों के बारे में बातचीत करना चाह रहा था। जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला आपका काम होगा एग्जाम हॉल में, आप उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, तुरंत वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्य, सूर्य निकलता है, सूर्य उगता है, यानी ये पुल्लिंग है। छाता, छाता खोला जाता है। बिगड़ गया, मिस्त्री के पास जाएंगे, छाता बनवाया जाता है, यानी पुल्लिंग है। बनावट, बनावट होती है, कहते हैं कि अरे उसकी बनावट बहुत अच्छी है, जलेबी है, समोसा, कुछ भी है, मतलब बनावट बहुत अच्छी, यानी यही ये पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। और अमरूद क्या है, कहते हैं अमरूद लाइए काटा जाए, अमरूद को काटा जाता है, अमरूद को खाया जाता है, तो अमरूद भी क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना होगा एग्जाम में, आपको वाक्य प्रयोग कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? कभी कभी अप्रचलित, एक रचना अप्रचलित देख करके बाकी रचनाएं प्रचलित डाल दी जाती हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना आध्यात्म चिंतन नहीं है। नीम के पत्ते, रेणुका, दिल्ली और भी इनके हैं, उर्वशी, हुंकार, ये सारी रचनाएं इनकी हैं। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरी बात है। यह आंख बड़ी बला है, तो ध्यान रहे यह कथन किसका है, यह कथन बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास की तरह ये भी भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं, भारतेंदु मंडल के लेखक थे। ये भी बहुत चंचल मनोवृत्ति के थे। एक बार क्या हुआ कि रामचंद्र शुक्ल के यहाँ उनसे मिलने गए, ये उनसे मिलने गए और उनके छोटे भाई ऐसे अपनी एक आंख बंद करके बैठे हुए थे। इन्होंने उनसे पूछा कि आपने अपनी आंख क्यों बंद की हुई है? तो उसने जवाब दिया कि भैया मेरी आंख आई है,
मेरी आंख आई है। तो उसके जवाब में इन्होंने ये वाक्य लिखा था कि यह आंख बड़ी वाला है, इसका आना, इसका जाना, उठना बैठना सब बुरी है। तो अब आपको यह प्रश्न आया हुआ है, अब आपको यह वाक्य याद रहेगा और प्रश्न भी याद रहेगा। जितने भी कथन हैं, कथन को अगर किसी वाक्य से जोड़कर देखिए और कथन किस संदर्भ में कहा गया है तो आपको कथन भी याद रहेगा, किसने कहा है यह भी याद रहेगा और किसके बारे में कहा है यह भी याद रहेगा। आगे देखते हैं, कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? बड़ा इजी सा प्रश्न है, दीजिए इसका जवाब आप लोग। कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का नहीं है कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं यह यशपाल का नहीं है। दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, पार्टी कामरेड सब यशपाल के हैं। कब तक पुकारूं किसका है? ये रांगे राघव का है। किसका है? रांगे राघव। याद हो कि न याद हो संस्मरणात्मक संस्मरण के लेखक हैं। याद हो कि न याद हो, तो ये बहुत फेमस संस्मरण है काशीनाथ सिंह का। काशीनाथ सिंह का बहुत ही फेमस संस्करण है। और विष्णुकांत शास्त्री का एक यहां पे महत्वपूर्ण चर्चा मैं करना चाहूंगा, और यह हायर एजुकेशन के सिलेबस में किताब लगी भी हुई है, सुधिया उस चंदन के वन की। सुधिया उस चंदन के वन की, यह किसका है? यह है विष्णुपाल शास्त्री का है। और भी लोगों का है, औरों को बहाने हैं, राजेंद्र यादव का। देखते हैं, विशेषण का भेद नहीं है, बताइए विशेषण का भेद नहीं है तो यहां प्रभाववाचक विशेषण नहीं होगा। विशेषण 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक होना चाहिए था। आगे देखते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। अब यहां हमको रुकना पड़ेगा, जब ऐसे प्रश्न आ जाएं तो हमें रुक जाना चाहिए और ध्यान से सारी परिस्थितियों का जो है वो देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। तो शशि और सरस्वती ये शेखर एक जीवनी के स्त्री पात्र हैं। रेखा और गौरा ये किसके हैं? ये नदी के द्वीप के हैं। किसके हैं? नदी के द्वीप। सेल्मा और योको अपने अजनबी तीनों उपन्यास अज्ञेय के लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए हैं? अज्ञेय। पहले इन तीनों को देखते हैं, फिर उसके बाद अमला और रंजना के बारे में भी जान लेते हैं। शेखर एक जीवनी, शशि और सरस्वती इसके पात्र हैं। रेखा और गौरव नदी के द्वीप, सेल्मा और योके अपने अपने अजनबी की। ये तीनों ही किसके हैं? अज्ञेय। किसने लिखा है? अज्ञेय। अब बात करते हैं अमला और रंजना। अमला और रंजना किसमें हैं? तो एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव, चलिए यहां लिख देते हैं मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर के 1 इंच मुस्कान लिखा था और इसके पात्र अमला और रंजना थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, अमला और रंजना इसके पात्र थी। तो ये सारी देखिए, एक प्रश्न से आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं? पात्र मिल रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं। प्लेग की चुड़ैल की कहानी के लेखक हैं लाला भगवान दास हैं। कहीं कहीं लाला भगवान दीन भी दिया हुआ है, भगवान दास या कहीं कहीं भगवान दीन भी दिया हुआ, तो उससे दिक्कत नहीं है। किशोरीलाल गोस्वामी का महत्वपूर्ण है इंदुमती, और यह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। बंग महिला का है दुलाई वाली।
दुलाई वाली। गिरिजा दत्त वाजपेयी का है पंडित पंडितानी। क्या है? पंडित पंडितानी। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास या भगवान दीन भी हो सकता है इसकी जगह। लाल किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती। बंग महिला दुलाई वाली। गिरिजा दत्त वाजपेयी पंडित पंडितानी। ये सब कहानियां हैं। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, बताइए आप लोग भाई। उससे अच्छे यानी अन्य लोगों से अच्छे आप लोग हैं, जो लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे जो अच्छे आप लोग हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनसे अच्छे तो आप लोग हैं। अब अच्छे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी तक आप लोग काफी लोग पढ़ रहे होंगे कि अपादान कारक अलगाव के समय होता है। अलगाव में तो अपादान कारक होता ही है जब कभी तुलना की जाए, जब कभी तुलना की जाए। रेखा जो है ऐश्वर्या से सुंदर है, यानी कंपैरिजन किया, तुलना किया जा रहा है, तो वहां भी अपादान होता है। उससे अच्छे तो आप हैं, यानी फला व्यक्ति अच्छे आप हैं, तो यहां भी तुलना किया जा रहा है, तो यहां क्या होगा? अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान। महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखना होगा इसको। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है तो कौन सा होगा? अ होगा। ये बनता कैसे है? देखिए, अ जो है कंठ से है, अ किससे है? कंठ से है, और ई तालु से है, और उ ओष्ठ से है। अब आपको ध्यान होगा अ और उ मिलके ओ अ बना हुआ है। नहीं, सॉरी, अ जो है कंठ से है, ई तालु से है, और ओ जो है वो ओष्ठ से है। अब यहां पे आ और ओ मिलकर औ बनेगा। आ प्लस ओ मिलकर के औ बन रहा है, तो ये क्या हो गया? कंठ, कंठोष्ठ हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? नहीं है तो ये है गीत गुंज। कौन सा नहीं है? गीत, कहीं कहीं गीत कुंज भी दिया हुआ है। ये निराला की है। किसका है? निराला की है। निराला। तो परेशान मत होइएगा, या तो गीत कुंज होगा या तो गीत गुंज होगा। युगपथ, अतिमा, उत्तरा, ये सब किसका है? ये सब पंत जी का है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो नागार्जुन द्वारा कौन सा है? वरुण के बेटे। सागर लहरें और मनुष्य किसका है? ये उदय शंकर भट्ट का है। उदय शंकर भट्ट का है। साथियों, ये भी जो है मछुआरों के जीवन पर आधारित है, लेकिन ये उदय शंकर भट्ट का है। डूब जो है ये वीरेंद्र जैन का है। वीरेंद्र जैन का है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित उपन्यास है। बूंद और समुद्र आप लोग पता ही है, बहुत फेमस उपन्यास है। अमृतलाल नागर का है। किसका है ये? अमृतलाल नागर का है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर। वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित है। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। और डूब किसका है? वीरेंद्र जैन का है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना भ्रमरदूत नहीं है। हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव शतक, ये सत्यनारायण कविरत्न का है। किसका है? सत्यनारायण कविरत्न का है। ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक काल में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में खड़ी बोली को परिष्कृत कर रहे थे, उस समय ये दोनों भाई साहब जो हैं, क्या कहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर और एक और थे सत्यनारायण, ये लोग अपना अलग थलग
रह करके अपना ब्रज भाषा में रचना कर रहे थे। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? बड़ी समस्या है विदेशी भाषा की आप लोगों के साथ। आल्पिन और गमला पुर्तगाली शब्द हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग कुछ मत करिए, जब भी प्रश्न विदेशी भाषा के आपके सामने आए, एक जगह पेज बना लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, उसी में लिखते जाइए। जितना आपसे पूछा गया है, कहीं आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, किसी क्लास में पूछा जा रहा है, आपके अपने चैनल पे पूछा जा रहा है, प्रथम प्रयास क्लास में, कुछ नहीं करना है, इसको इकट्ठा कर लीजिएगा एक जगह, उसको याद रखिए। और मिठास के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 2-4 दिन बाद आपको मैं बढ़िया से सारे जितने विदेशी शब्द हैं उसका एक ट्रिक्स बढ़िया बता दूंगा, वहां पे भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता मूल रूप से है, भैया ये कथा जो है जीवन वृत्त है। 84 वैष्णवों की वार्ता जो है ये वल्लभाचार्य के, इसमें जो है वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। और ये जो है ये दोनों रचनाएं किसका है? गोकुलनाथ का है, गोकुलनाथ। और 200 वैष्णव 52 वैष्णव की वार्ता किसका है? आप समझिए कि विठलनाथ जो हैं इनके शिष्यों का वर्णन 252 वैष्णवों की वार्ता में है, और 84 वैष्णवों की वार्ता में जो है वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलनाथ हैं और विठलनाथ के पुत्र जो हैं श्री गोकुलनाथ जी हैं। आगे बढ़ते हैं। मदिरा पीने का प्याला, वाह क्या शब्द है। मदिरा पीने का प्याला जो है, इससे संबंधित एक शब्द कौन सा होगा? तो ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए विशेष तौर से यहां रखा गया है। तो इसका उत्तर होगा चषक। बिल्कुल वर्तनी आप ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य सा होगा यहां पे। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? एक प्रश्न आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र से मिलना ही मिलना है, तो इसको आपको रटना पड़ेगा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक तो क्रोचे हैं। कौन है? क्रोचे हैं। अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत, विरेचन। मार्क्स, कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद। आगे बढ़ते हैं। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? जमीन पक रही है, जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी यहां से देखो, ये सारी चीजें जो हैं कविता संग्रह केदारनाथ सिंह के हैं। किसके हैं? कविता संग्रह जो है वो केदारनाथ सिंह का है। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जो है ये प्रगतिवादी हैं। नरेश मेहता नई कविता में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसने लिखा है? नेपाली क्रांति को लेकर किसने लिखा? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। ऋण जल, धन जल, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, एकलव्य के नोट्स, ये चारों इनके हैं। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा का है। विवेकी राय का है जुलूस रुका हुआ है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। साथियों अब मैं ज्यादा लिखूंगा तो टाइम का जो है वो हो रहा है, मैं बोल रहा हूं आप लोग सुनते जाइए। विवेकी राय का है बाढ़ 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 और जुलूस रुका है। श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ, और नेपाली क्रांति को लेकर जो उन्होंने, उसका नाम ही है नेपाली क्रांति कथा। एकलव्य को नोट्स, ऋण जल, धन जल, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये चार इनके हैं, रेणु जी के हैं। अगला प्रश्न है मैं नहीं जानता कि वह कहां है। मैं नहीं जानता कि वह कहां है, इससे पहले मैं लगातार इसके बारे में बता चुका हूं कि की शब्द आएगा तो कौन सा उपवाक्य होगा? तो की शब्द आएगा तो संज्ञा उपवाक्य होगा। की शब्द आएगा तो संज्ञा उपवाक्य होगा। जो जैसा जितना आ गया तो विशेषण उपवाक्य होगा। जहां आ गया, यद्यपि आ गया, ऐसे वर्ड अगर आएंगे तो वो क्रिया विशेषण होगा। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, तो ये है 1868 ईस्वी में। इसमें विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की अपील की गई थी। चलिए इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हरिश्चंद्र। इनकी एक और पत्रिका है, हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873। एक और है बाल बोधनी या बाला बोधनी भी, इसको कहीं कहीं बाला बोधनी भी लिखा रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह स्त्रियों के जो है उससे संबंधित है, क्रियाकलाप से। 1874 में। इसी हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम जो है 8 अंकों के प्रकाशन के बाद जो है 90वें अंक में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। तो यह भी बात महत्वपूर्ण है, कभी कहीं हरिश्चंद्र चंद्रिका भी मिल सकता है आपको। युष्मद शब्द का तृतीया में एक वचन, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। यानी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपको शब्द रूप जो है एक एक लाइन पकड़ के याद करना होगा। यानी पहले एक वचन की सारी विभक्तियां, फिर द्विवचन की, फिर बहुवचन की। तो इसमें युष्मत का होगा त्वया, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। तो इसमें एक वचन का पूछा जा रहा है तृतीया। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न टीजीटी में पूछा गया है, बिल्कुल यही डिक्टो कॉपी। पहला है कुमकुम। ये कंप्यूटर का थोड़ा दिक्कत है टाइपिंग में, क्वास लिखा हुआ है। क्वास, रश्मि रेखा, उर्मिला, ये सारा जो है सारी रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की ही हैं। कुमकुम इनका प्रथम काव्य संग्रह है। किस उपन्यास में काशी का वर्णन नहीं है? अब ऐसे मजेदार प्रश्न आ जाते हैं तो मुझे रुकना ही पड़ता है। काशी का वर्णन किसमें नहीं है? प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग बैतरणी में काशी का वर्णन नहीं है। और ये सारी रचनाएं शिव प्रसाद सिंह की हैं। किसकी हैं? शिव प्रसाद सिंह। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ा हुआ है। नीला चांद, गली आगे मूर्ति है, वैश्वानर, ये तीनों का संबंध काशी से है। और शिव प्रसाद सिंह कहा करते थे 1996 में जब इसका प्रकाशन हुआ वैश्वानर, काफी मेहनत किया था उन्होंने इस पर, लेकिन यह प्रसिद्ध नहीं हुआ। वो कहा करते थे कि पता नहीं क्यों यह फेमस नहीं हुआ। और वह इन तीनों को, गली आगे मूर्ति है, नीला चांद और वैश्वानर को काशी त्रयी नाम से बुलाते थे। अपनी इन रचनाओं को काशी त्रयी कहा करते थे। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, इसलिए कि इसका उत्तर उपरोक्त होगा। अच्छी अच्छी किताबों में आपको उपरोक्त लिखा रहता है, जबकि शुद्ध होता है उपर्युक्त होता है, उपरयुक्त होता है। उद्घोष लिखा हुआ है, वो ऐसे, ये थोड़ा सा कंप्यूटर कारण ऐसा है, ये ऐसे होना चाहिए उद्घोष। यानी ये भी सही है, तात्कालिक भी सही है और एकता भी सही है। बिल्कुल इसका संबंध वैसे ही है जैसे कहीं कहीं पे पूजनीय, अक्सर कहीं प्रिंट आउट आप देखते हैं किसी किताब में अक्सर पूजनीय लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है पूजनीय। एकदम बिल्कुल गलत है, ये पूजनीय होता है, पूजनीय। इसको आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। वैसे ही उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है। किताबों में धड़ल्ले से आपको टेक्स्ट बुक मिलेगा, यह शब्द भी और यह शब्द भी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये गलत है और ये सही है। हमारी यात्रा के वृत्तकार हैं, वृत्तकार लेखक, चित्रकार, वृत्तकार, तो ये है लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। हमारी यात्रा लोचन प्रसाद पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? कौन सा
सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। यानी मात्रिक छंद और वाणिक छंद दो प्रकार के होते हैं, उनमें से इसका विभाजन है तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होगा। हरगीत का सममात्रिक छंद होता है और इंद्रवज्जा और उपेंद्र वज्जा जो है ये वाणिक छंद होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा दोहा। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, साथियों जब कोई पद होगा वही जो है वाक्य में प्रयोग किया जा सकेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? पद होगा। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार क्या होगा? यह ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उपमा का उल्टा क्या होता है। उपमा का उल्टा क्या होता है? यानी उपमा क्या होता है? श्रेष्ठ वस्तु से तुलना की जाती है। क्या किया जाता है? श्रेष्ठ वस्तु। सीता मुख कैसा है? चांद के समान सुंदर है, तो वहां उपमा हो गया। और अगर यह कहा जाए कि चांद जो है सीता के मुख के समान है, तो वहां पे क्या होगा? प्रतीप अलंकार। बिल्कुल यहां पे क्या होगा? यहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। आगे बढ़ते हैं। कामायनी का 7वां सर्ग क्या है? कामायनी का 7वां सर्ग, कामायनी का 7वां सर्ग। अब इसके लिए तो आप लोगों को जो है उत्तर तो मैं बता दे रहा हूं। कर्म, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। इसके लिए एक शानदार ट्रिक्स आप लोगों को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। हर वीडियो में आपको 2-2, 4-4 ट्रिक्स मिला करेंगी। और जितने भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको ये ट्रिक्स चाहिए, ये हमें याद नहीं हो रहा है। तो ट्रिक्स की अभी मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, वहां बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। निस्दिन दिन होगा, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ब्रज से जब मथुरा चले जा, बड़ा मार्मिक वर्णन है। ब्रज से जब मथुरा चले जाते हैं तो ये गोपिकाओं की दशा है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, मतलब हमारे नयन जो हैं वो बरस रहे हैं, रोज बरस रहे हैं, मतलब रो रहे हैं लगातार। सदा हमारे ऊपर जो है हमेशा जो है वर्षा ऋतु छाई हुई है। तो पूछा जा रहा है रस कौन सा है? तो जहां पर प्रिय से अलगाव हो वहां पे क्या है? वियोग श्रृंगार है। हमारे छात्र अक्सर पूछते हैं कि सर वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में अंतर क्या है? तो अरे भाइयों मैं बता दे रहा हूं, बहुत उनको एक व्यवहारिक भाषा में समझाता हूं कि जब प्रेमी प्रेमिका में, आजकल ब्रेकअप बहुत होता है, ब्रेकअप हो जाए तो वहां पे क्या होगा? वियोग श्रृंगार। या प्रेमी चला जाएगा, प्रेमिका चली जाएगी, तो वहां वियोग श्रृंगार। और कहूं जाके यमुना जी में डूब जाए तो वहां करुण रस हो जाएगा, वहां वियोग श्रृंगार नहीं होगा, वहां क्या हो जाएगा? करुण रस। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक तो कभी आपको भूलेगा नहीं। यानी ब्रेकअप हो जाए तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, और डूब जाए सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, तो वहां क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। तिक्त शब्द का तद्भव है, खूब प्रश्न आया हुआ है ये। तिक्त शब्द का तद्भव है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर। इसके बारे में मैं बताता हूं। होता यह है कि हम लोग साहित्य खूब पढ़ते रहते हैं और व्याकरण को छोड़ देते हैं, वहीं पे दिक्कत हो जाती है। तिक्त का होता है तीका, तीता कहते हैं तिक्त, तीता लग गया, गांव कहते हैं ना तीता लग गया, तो वही है तिक्त। अतीखा तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण क्या है? तीक्ष्ण है। तीखा, तीक्ष्ण जो है ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, यही अंतर है। ऐसे फिर पूछेगा, सेम ऐसे पूछेगा, किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? लाल पसीना, अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु अनंत का है। प्रवासी साहित्यकार हैं और ये मॉरिशस के रहने वाले हैं। वेदिन निर्मल वर्मा। निर्वासन किसका है? निर्वासन अखिलेश का है। लेकिन दरवाजा पर पंकज विष्ट का है। एक निष्कासन भी उपन्यास है, निष्कासन दूधनाथ सिंह का है और उसको बैन कर दिया गया है, अब वो उपन्यास मिलता नहीं है। संस्कृत में पद लालित के लिए कौन प्रसिद्ध है?
संस्कृत में पद लालित के लिए? तो दंडी प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? दंडी। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो ये है महेश दत्त शुक्ल की कृति है। दिनकर के किस काव्य में युद्ध और शांति की समस्या है? युद्ध और शांति की समस्या किसमें है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। किसमें है? कुरुक्षेत्र में है। उर्वशी के बारे में आपको पता ही है, कामाध्यात्म की रचना है और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ। सामधेनी में जो है, चलिए रुकते हैं यहां पे, अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग विजय का वर्णन है। किसका वर्णन है? अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? तो अनेक जो शब्द होता है यहीं पे दोष है, वचन दोष है। ये साथियों, अनेक अपने आप में बहुवचन है, मतलब इसको बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। अनेक लोग, अनेक काम अपने आप बहुवचन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। बार बार ये बात बताई जा रही है कि जब भी प्रश्न आएगा ये नहीं वाला लफड़ा आप लोग देखे रहिएगा, यही दिक्कत करता है एग्जाम में, एक आध दो प्रश्न डुबा देता है। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, इस तरीके का जो है कथन ये रामविलास शर्मा का है। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। और जयशंकर प्रसाद का है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में छायावाद नाम से अभिहित किया गया। बूंद आघात सह गिर कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। देख रहे हैं, बूंद आघात सह गिर कैसे, बारिश की बूंदों को, उसके आघात को पर्वत वैसे ही सह रहा है जैसे खल यानी दुष्ट जन के भावों को, उनके अत्याचारों को सज्जन पुरुष सहते रहते हैं। ये आप देखते भी होंगे समाज में, गांव में। तो ये उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण में कैसे, जैसे, तैसे, इस टाइप के अगर शब्द आ जाए तो वो उदाहरण होगा, और यह न रहे तो आप समझ जाइएगा वो दृष्टांत अलंकार है। ये छोटी सी बात आप जान लीजिए, जहां पे इस तरीके का उदाहरण दे के समझाया गया हो और जैसे तैसे कैसे इस तरीके के शब्द ना आए हों तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होगा, और ये शब्द रहेंगे तो उदाहरण हो जाएगा। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के लेखक कौन है, यानी रचनाकार कौन है? तो ये है वामन, भामह और रुद्रट। इन्होंने लिखा है काव्यालंकार लिखा, काव्यालंकार। और उद्भट ने क्या लिखा? उद्भट ने लिखा काव्यालंकार सार संग्रह। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आता ही आता है, आया भी हुआ है, 16 में भी आया था, ऐसे उल्टा सीधा करके दे देता और चार के चारों लेके हम लोग बैठे रहते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस छोटा सा सूत्र ध्यान रखिएगा, भारुआ, भामह काव्यालंकार, रुद्रट काव्यालंकार, पता ही है ये पहले दोनों काव्यालंकार वाले हैं, और उवा माने काव्यालंकार सार संग्रह। ये यहां तक तो दोनों, मैं ध्यान से सुनिएगा, यहां तक तो दोनों मैच कर रहा है, काव्यालंकार काव्यालंकार। अब काव्यालंकार सार संग्रह और सूत्रवृत्ति, यानी पहले अल्फाबेट से ये आएगा, अल्फाबेट से ये आएगा तो ये उद्भट का यही होगा काव्यालंकार सार संग्रह, और अल्फाबेटिकली ये बाद में आएगा काव्यालंकार सूत्रवृत्त, तो ये किसका होगा? वामन का। तो भारू हुआ, इसको याद रखिएगा बिल्कुल, ये सूत्र और जो मैंने बताया उसको याद रखिएगा। इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा।
और देखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। रामदरस मिश्र को उनके किस काव्य संग्रह पे मैं तो यहां हूं के लिए पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है सरस्वती सम्मान 2021 का, 2021 का। चलिए यहीं पे पुरस्कार 2021 के मैं क्लियर ही कर देता हूं। व्यास सम्मान किसको मिला? असगर वजाहत, नाटक महाबली नाटक के लिए, महाबली नाटक के लिए 2021 की मैं बात कर रहा हूं। ज्ञानपीठ दामोदर मौजो, दामोदर मौजो, आप लोगों को पता ही है कि कोंकणी भाषा के लिए मिला है। जितनी 22 भाषाएं हैं उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और दामोदर मौजो जो है कोंकणी के लेखक हैं। किसके लेखक है? कोंकणी के, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है। चलिए साहित्य अकादमी को भी मैं यहां निपटा दे रहा हूं। दया प्रकाश सिन्हा, रचना कौन है? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न 99% आ सकता है। 2021 के सारे अवार्ड एक बार में। सरस्वती सम्मान 2021 का रामदरस मिश्र को मिला है, उनके काव्य संग्रह मैं तो यहां हूं, ये काव्य संग्रह भी महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भले कोंकणी के लेखक हैं लेकिन तत्काल में इनको मिला है, इसलिए यह पूछा जा सकता है। दामोदर मौजो को मिला है। व्यास सम्मान अजगर वजाहत को मिला है, महाबली नाटक के लिए, फेमस नाटक है इनका। आगे बढ़ते हैं। कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो कवित्र रत्नाकर किसका है? सेनापति का है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? अंतिम सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, इसके लिए छोटी सी ट्रिक। अग्रस्वर, स्वरों का वर्गीकरण ये जो किया गया है जिह्वा के भाग के आधार पर किया जा रहा है। किसके आधार पर? जिह्वा के भाग के आधार पर। अग्रस्वर ई और ए आय। मध्य स्वर, मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ ओ औ आगत आ। बिल्कुल इसके लिए बढ़िया ट्रिक बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यह है जिह्वा के भाग के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर 3 भागों में जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अग्र स्वर में ई ए है। आपको ध्यान रखना है कि मध्य स्वर में कौन है? मध्य स्वर में अ है, मध्य स्वर में आ है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और पश्च स्वर में जितने भी 3 के आकार के आएंगे, कोई भी प्रश्न आता है जिसमें 3 आकार बना हो, ऐसे बना हो, यानी इंग्लिश का 3 बना होगा, वो सारे स्वर पश्च स्वर में आएंगे। आप देख सकते हैं आ उ ओ और आगत आ। ये आप समझ रहे हैं ना? अंग्रेजी वाला है, डॉग और वो सब जो प्रोनाउंसिएशन होता है। और अग्र स्वर में ए ये आ रहा है। तो अब ये आपको हमेशा याद रहेगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। साथियों यहीं पे आज की क्लास में समाप्त कर रहा हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों की जानकारी की बात यहां पे की गई होगी। प्रश्नमाला, इस क्लास का नाम देने का एक और उद्देश्य था कि जैसे एक माला गूंथी जाती है महानुभाव को, प्रेसी को रिझाने के लिए, या फिर पत्थर की मूर्ति को जीवंत करने के लिए, चढ़ाने के लिए, उसमें अलग अलग पुष्प होते हैं, गुलाब के, चंपा के, कनेर के, और उसको एक लड़ी में फिरोया जाता है, उसको एक खुशनुमा बनाया जाता है। वैसे ही मैं भी एक प्रश्नों की माला आपको लेकर एक सीरीज चला रहा हूं।
ये प्रश्नमाला 1 2 3 4 कम से कम 10,000 प्रश्नों को पूरा करने का मेरा उद्देश्य है और परीक्षा तक मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण भी कर लूंगा। लेकिन यह उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप लोग साथ दीजिए। साथ देने का मतलब है लगातार, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो लगातार आप लोग जो है इसको देखिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, नई कविता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, यहां तक कि संधि समास और अन्य जो साहित्य हैं जैसे संस्कृत साहित्य हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, हिंदी, हर जगह से मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, जैसे फूलों को लिया है। उससे ये पूरा जो है प्रश्नमाला को मैं सुगंधित करना चाहता हूं और आप लोग जो है लगातार इस क्लास को देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और क्या आप सुधार करना चाहते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल फिर 4 बजे मैं मिलूंगा इसी समय आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। धन्यवाद साथियों।